नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सअप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने सीरीज में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसमें हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हैं और उसमें के महत्वपूर्ण जो ज्योग्राफर हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आप जैसे देख रहे हैं, ऊपरी तौर पर मोटे तौर पर हम लोग उनकी रचनाओं के बारे की चर्चा कर रहे हैं। तो पीछे हम लोग यूनान, यूरोप, अरब और फिर जर्मन और फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी बुक थी, ये सब बातें हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटिश के भूगोलवेत्ताओं यानी कि ब्रिटेन के भूगोलवेत्ताओं की चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन भूगोलवेत्ता हैं? हालांकि इसमें कई भूगोलवेत्ता हैं, इसमें से केवल हम लोग 2 लोगों की चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं इस समय कोशिश कर रहा हूँ अब हम लोग थोड़ा स्पीड से चलें, ताकि हम लोग का जो ज्योग्राफिकल थॉट्स का जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज उससे सॉल्व कर सकें। तो इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है केवल उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। तो आज ब्रिटिश के जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ब्रिटिश ज्योग्राफर, उनमें 2 लोगों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला मैकेंडर की और दूसरा हर्बर्टसन की। ये 2 लोग फेमस हैं, इसके अलावा भी कई लोग हैं। मेन हम लोग इन्हीं की बात करेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ा शुरू करूं इसके पहले मैं एक पीछे की क्लास थी जिसमें हम लोग पढ़े थे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्पीडिंग। वो क्या था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, भी मैं बताऊँगा ऐसा मैंने क्यों कर रहा हूँ। थोड़ा सा सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत कहा गया था जब महाद्वीपों की गति और ये सब की चर्चा की जा रही थी कि महाद्वीप ऐसे टूट के अलग हुए, ये हुआ वैसे हुआ, तब उसी में कई अलग अलग वैगनर आए। फिर संवहन तरंग सिद्धांत आया, फिर हैरी हैस का सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत आया 1960 में, जिसे बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये क्या है थोड़ा इससे पहले बता दूं। थोड़ा बताया गया था कि जो महाद्वीप है, ये सपोज दैट ये क्या है, हमारा महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है, हमारा महाद्वीप है। ये इस पे हम लोग निवास करते हैं और इसी के नीचे ये वाला सागर तल है, जो कि सागर का जो खंड होता है, जो सागर की जो प्लेट आप एक तरह से कह सकते हैं महासागरीय प्लेट, वो है। ये क्या है, इस तरह से इतनी मोटी ये है। और इसके नीचे क्या भरा है, ये मैग्मा है और यहाँ पे ये अभी सामान्य स्थिति में है। हैरी हैस ने कहा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत में कि जो मैग्मा होता है यहाँ पर, जहाँ पर अगर ये वाली जो प्लेट है कहीं अगर कमज़ोर पड़ गई, सपोज दैट यहाँ पर ये प्लेट क्या है, कमज़ोर है या पतली है, यहाँ कमज़ोर पड़ गई, तो ये मैग्मा बाहर इसे तोड़कर यहाँ बाहर निकल जाएगा, जिससे हम बोलेंगे यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। यहाँ क्या हो गया, ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। इस तरह यहाँ ज्वालामुखी निकला, ये मैग्मा बाहर हुआ। तो यहाँ जब ये ज्वालामुखी जो बाहर होगा, जिसे हम लावा बोलते हैं, तो ये ठंडा हो जाएगा। जब तो ठंडा होकर ठोस रूप ले लेगा, कड़ा हो जाएगा, एक नया खंड बन जाएगा, एक नया चट्टान की निर्माण हो जाएगी। तो जब ये इसका यहाँ पे नए चट्टान की निर्माण हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो प्लेट होगा इधर खिसक जाएगा, थोड़ा और फैलेगा। ये क्या होगा, फैल जाएगा ये। तो ये फैल के क्या होगा, फिर पूरा जाके मैग्मा में यहाँ मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट जिसे बोलेंगे मेल्ट हो जाएगा, मतलब कि उसी में घुल जाएगा मैग्मा में, क्योंकि यहाँ बहुत तप्त है। इसमें जैसे ही आएगा यहाँ पे घुल जाएगा और फिर बाद में फिर यही चक्र इस तरह से सतत रूप से चलता रहता है। यानी कि यहाँ जो महासागरीय प्लेट है, यहाँ है खंड है, इसमें नए खंड का निर्माण हो रहा है, फिर वो जा रहा है मैग्मा मिल जा रहा है, फिर वहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, फिर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से निर्माण हो जा रहा है। आप कहेंगे वहाँ पे नए खंड का निर्माण हो जाता है, नए स्थल खंड का निर्माण होता है। स्थल खंड का मतलब कि महासागर में जो चट्टान है उसका। तो ये बात तो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत में, जैसा हम लोग पीछे की क्लास में चर्चा किए थे। इसमें एक चीज़ आप संशोधन कीजिएगा, वहाँ पर उस क्लास में हमें क्या किया था, संवहन तरंग सिद्धांत और ये वाला सिद्धांत सी फ्लोर स्पीडिंग दोनों साथ में चर्चा की थी। तो बताते बताते क्या किया था, मैंने थोड़ा सा बात एक जगह थोड़ा सा ये हो गया था कि मैं संवहन तरंग सिद्धांत वाली बात इसमें बोल दिया था कि ये जो महाद्वीप है ये भी गति करता है, थोड़ा उसमें मिक्स हो गया है, तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा। ये यहाँ क्या होता है, आप ये बस ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो प्लेट है ये खिसकता है, ये महाद्वीप वाला जो प्लेट है, ये महाद्वीप वाला जो प्लेट है, इसके नीचे ये क्या करता है, मोशन करने लगता है, गति करने लगता है। ये देखिए महाद्वीप है, इसके नीचे ही गति करके जाके नीचे मैग्मा मिलके फिर ऐसे ऊपर आएगा। तो ये चीज़ बस संशोधन कीजिए, थोड़ी सी वो गलती हो गई है, उसे संशोधन कर लीजिएगा। और वो कोशिश किया जाता है, इसलिए कोशिश किया जाता है कि जैसे कि एक ही साथ दोनों थ्योरी बात की गई है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटी मोटी गलती। तो चलिए, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, मुझे ध्यान आ गया था तो मैं एक बार सोचा कि आपको ये बता दूं, थोड़ा आप उसे संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटिश ज्योग्राफर यानी कि ब्रिटिश के भूगोलवेत्ताओं की। इसमें कई ज्योग्राफर हैं, जिसमें केवल 2 लोगों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है हाल्फोर्ड जॉन मैकेंडर
और दूसरा है ए जे हर्बर्टसन। यहाँ मैकेंडर की रचनाओं के बारे में, उनकी कुछ विचारधाराओं के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इधर केवल हर्बर्टसन की रचनाओं को मैंने लिखा है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला जा गया है। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनका जन्म और मृत्यु से। इनकी जन्म कब हुआ था ये चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1861 में, इनका जन्म हुआ था, 1947 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध एक रचना है जो कि ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि 1902 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले आगे हम लोग बढ़े, इनके बारे में थोड़ा और जानकारी हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। क्या जानकारी है सुनिए। पहले के समय में जब देखा गया ब्रिटिश में क्या कि पहले ब्रिटेन में क्या था, कोई ज्योग्राफी की कोई अलग से कोई पृथक शाखा नहीं बनाई गई थी, कोई अलग डिपार्टमेंट ज्योग्राफी का नहीं था कहीं, किसी भी जगह, चाहे कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, अलग तरह से। जैसे अब क्या हो रहा है, ज्योग्राफी एक अलग शाखा बना दी गई, अलग से उसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा वहाँ नहीं था। यानी कि एक ही साथ कई चीज़ें के साथ ये पढ़ाया जाता था। इस वजह से लोगों को अध्ययन और अध्यापन में भी दिक्कत होती थी कि लोगों को समझने में, प्रैक्टिकली समझने में ये सब कष्ट होता था, परेशानी होती थी। बाद में जाकर यहाँ ब्रिटिश में क्या हुआ, ये सब सुविधा आई कि ब्रिटेन में भी ज्योग्राफी की एक अलग शाखा स्थापित की गई। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी इसमें कहा जाता है। ज्योग्राफी का वहाँ विकास करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की। इसकी स्थापना हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा प्रोग्रेस हुआ ब्रिटेन में। तो यहाँ पे मैकेंडर को क्या कहा जाता है कि ब्रिटेन में ज्योग्राफी को उभारने का काम मैकेंडर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो ब्रिटेन था यहाँ पर इन्होंने मुख्यतः आप कह सकते हैं राजनीति से रिलेटेड, या आप कह सकते हैं राजनीतिक भूगोल से रिलेटेड अपने विचार प्रस्तुत करते थे। ये चाहते थे कि ब्रिटेन विश्व की महाशक्ति बन जाए विश्व का, और ये इसी के संबंध में अपनी सारी रचनाएं लिखते थे कि अगर ऐसा किया जाता है इस क्षेत्र में, तब ब्रिटेन की आवश्यकता महाशक्ति बन जाता है। पहले इन्हें यहाँ कब्जा करना चाहिए, तब ये महाशक्ति बन सकता है। इनको इस मार्ग से जाना चाहिए, तब ये महाशक्ति बन सकता है। ये सब बातों की चर्चा ये करते थे। इसलिए कहा जाता है कि जो मैकेंडर थे ये आपके राजनीतिक भूगोल से भी संबंधित थे। क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 3-4 ज्योग्राफर का नाम दे दिया और कहा कि इसमें से राजनीतिक भूगोल से कौन संबंधित है कौन नहीं संबंधित है, तो उसमें जैसे नाम दे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैकेंडर थे ये राजनीतिक भूगोल से भी संबंधित थे, या आप कह सकते हैं ऐतिहासिक भूगोल से भी संबंधित थे। तो मैकेंडर किससे संबंधित हैं, राजनीतिक भूगोल से भी और ऐतिहासिक भूगोल से भी संबंधित थे। इनकी ज़्यादातर रचनाएं में देखेंगे इसी तरह की बात कही गई हैं कि यहाँ पर ही शासन करो, वहाँ शासन करो, यहाँ शासन करो, ऐसे करो वैसे करो, ये सब बातें लिखी गई हैं। तो इनकी आज हम लोग रचनाओं को थोड़ा चलिए देख लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, इनकी प्रमुख रचना है ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, जो कि 1902 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है द ज्योग्राफिकल पिवोट। क्या है, ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री 1904 में प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटीज 1919 में आई थी। अब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, इनकी नेक्स्ट और प्रसिद्ध रचना है, ये 1943 में प्रकाशित हुई थी। और ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जॉन मैकेंडर की जो रचना है इसमें इन्होंने ज़्यादातर यही सब बातें कही हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। इनका एक सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, जिसे बोला जाता है मैकेंडर हार्टलैंड थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैंने, मैकेंडर हार्टलैंड कॉन्सेप्ट। ये इनका एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने एक दिया था। क्या है, हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल संकल्पना, हृदय स्थल इनका विचार क्या है हृदय स्थल, ये सब बातें यहाँ चर्चा की गई। तो चलिए इनकी ये जो थ्योरी है फेमस है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हार्टलैंड थ्योरी क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रिटिश को क्या करना चाहते थे, ब्रिटेन को महाशक्ति बनवाना चाहते थे। उसके बहुत एक तरह से कह सकते हैं आप देशभक्त की भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ये अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही इन्होंने ब्रिटेन से बता दिया था कि लोगों से कहा था कि आपको स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग में भी अपने दोनों को साथ में क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए। इन्होंने बताया कि आपको इस स्थान पर पहले कब्जा करना होगा, और इन्होंने बताया कि इस स्थान पर पहले जो कब्जा करेगा वो यहाँ शासन करेगा, जो यहाँ शासन करेगा वो उसको शासन करेगा। यानी पूरी दुनिया में धीरे धीरे चैन बन जाएगा और ये बढ़ते जाएंगे, पूरा फैलते जाएंगे। ये सब बातें हार्टलैंड थ्योरी में बोली गई हैं। इसी को एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये थोड़ी बड़ी थ्योरी है। मैं आपको एक ऐसा बात बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या कहा गया है इस हार्टलैंड थ्योरी में, क्या बोला गया है मैकेंडर हार्टलैंड थ्योरी में। इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए 3 लाइन लिखी, ये लाइन आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एकदम, इसी तरह नोट कर लीजिए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये लाइन पूछ भी सकता है कि ये लाइन किसने दी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है, क्या कहा गया है यहाँ पे। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। पहले सुन लीजिए फिर मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। फिर नेक्स्ट है हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड। हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। अब देखिए कैसे यहाँ ने कहा कि पहले यहाँ करो फिर वैसे शासन करो, फिर यहाँ करो शासन, फिर वहाँ करो शासन, लास्ट में आप द वर्ल्ड पे शासन करो। ये बात बोली है इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी में। शॉर्ट में बता रहा हूँ हार्टलैंड थ्योरी। कहा क्या है, हु रूल्स ईस्ट यूरोप। इन्होंने कहा जो पूर्वी यूरोप है उस पे जो शासन करेगा, क्या करेगा, पूर्वी यूरोप पर जो शासन करेगा, कमांड्स द हार्टलैंड, वो किस पर कमांड, उसका शासन किस पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ फिर देखिए हु रूल्स ईस्ट यूरोप, जो ईस्ट पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वो कमांड्स द हार्टलैंड, वो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा। अब ये हार्टलैंड क्या है इसे समझ लेते हैं। हार्टलैंड आप एक तरह से ये समझिए जगह का एक एरिया है, उसी का इन्होंने नाम दे दिया क्या है, हार्टलैंड की। इस एरिया का जो अगर कोई शासन कर रहा है तो इस एरिया में वो क्या करेगा, नियंत्रित करेगा इस एरिया को। देखिए क्या हार्टलैंड यहाँ मैंने लिखा है क्या है, यूरेशिया। यूरेशिया का ऐसा क्षेत्र, ये क्या है, हार्टलैंड एक क्षेत्र है, एक एरिया है, यूरेशिया का ये क्षेत्र है। और ये कैसा क्षेत्र है, जहां पर समुद्री मार्गों से प्रवेश नहीं किया जा सकता। यूरेशिया का ऐसा क्षेत्र है जहां पर समुद्री मार्गों से प्रवेश नहीं किया जा सकता, वो क्या है, उसे इन्होंने बोला हार्टलैंड। उस एरिया को क्या बोला, हार्टलैंड। हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए फिगर नहीं, तो हम लोग अच्छे से फिगर के माध्यम से भी समझते हैं हार्टलैंड कहाँ है, ये सब कहाँ है, ये सब एरिया। तो आप एक तरह से समझिए, फिगर आप सर्च कर लीजिएगा या मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप एक बार समझ लीजिएगा। क्या कहा गया है फिर से समझिए कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, कमांड्स द हार्टलैंड। हार्टलैंड आप समझ जाइए कि यूरेशिया का वह क्षेत्र जहां पर समुद्री मार्गों से आक्रमण नहीं किया जा सकता या प्रवेश नहीं किया जा सकता, हार्टलैंड, ठीक है। तो क्या बोला, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा। हार्टलैंड का मतलब आप ये समझिए कि यूरेशिया को वो नियंत्रित करेगा। मैंने बता दिया है कि हार्टलैंड का मतलब क्या है। नेक्स्ट है हु रूल्स हार्टलैंड। अब कह रहा है जो हार्टलैंड पर शासन करेगा, कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। पहले क्या बोला, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा। फिर कहा जो हार्टलैंड पर शासन करेगा वो विश्व द्वीप पर नियंत्रित करेगा, वर्ल्ड आइलैंड को नियंत्रित करेगा। या विश्व द्वीप का मतलब वर्ल्ड आइलैंड। अब वर्ल्ड आइलैंड इन्होंने किसे बोला, देख लेते हैं। एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका का कुछ सम्मिलित क्षेत्र था, उसे इन्होंने वर्ल्ड आइलैंड बोला। तो अभी आगे देखते हैं फिर क्या बोला, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड, यानी कि जो एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका का जो इन्होंने एक सम्मिलित क्षेत्र बताया था, उस क्षेत्र पर जो शासन करेगा, कमांड्स द वर्ल्ड, वो पूरे दुनिया को नियंत्रित करेगा। अब यही तो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को नियंत्रित करे ब्रिटेन, ठीक है। फिर से चलिए एक बार आप समझते हैं क्या बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैकेंडर की खास करके आप कर सकते हैं, ब्रिटेन की ज्योग्राफर अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। क्या कहा था उन्होंने, हु रूल्स ईस्ट यूरोप, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, कमांड्स द हार्टलैंड, वो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा। हु रूल्स हार्टलैंड, जो हार्टलैंड पर शासन करेगा, कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। और जो हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड, जो वर्ल्ड आइलैंड यानी कि विश्व द्वीप को शासन करेगा, कमांड्स द वर्ल्ड, वो पूरे दुनिया को नियंत्रित करेगा। तो ये नियंत्रित ही तो करना चाहते हैं ये। तो यहाँ हार्टलैंड किसे बोला है, यूरेशिया का क्षेत्र एक है जहाँ पर समुद्री आक्रमणों से सुरक्षित है, वो वहाँ पे प्रवेश नहीं किया जा सकता। और विश्व द्वीप किसे बोला है, विश्व द्वीप बोला है एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका के जो कुछ सम्मिलित क्षेत्र उन्होंने बताया था, उसे इन्होंने विश्व द्वीप बोला है। कहा था कि बस इतना ही कर लो, पूरे दुनिया पर को आप नियंत्रित करेंगे। तो पहले शुरुआत कहाँ से किए हैं, पूर्वी यूरोप से, ईस्ट यूरोप से। कहा कि अगर पूर्वी यूरोप पे अगर आप शासन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो आप लास्ट में जाकर वर्ल्ड को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हो गया मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी, यानी कि हृदय स्थल संकल्पना। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफर जो है एजे हर्बर्टसन। एजे हर्बर्टसन का जन्म 1865 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1915 में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की केवल बात करूंगा, रिसेंट डिस्कशन ऑन द स्कोप एंड एजुकेशनल, शायद कट हो गया होगा तो ये ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल है पूरा।
अप्रोच टू द ज्योग्राफी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसेंट डिस्कशन ऑन द स्कोप एंड एजुकेशनल अप्रोच टू ज्योग्राफी 1904 में आया था, या आप एक तरह से ये कह सकते हैं जो 1904 में इनकी जिस साल ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री आई थी उसी साल इनकी ये रचना भी आई थी। नेक्स्ट है मैन एंड हिज वर्क 1911 में आया है इनका रचना ये। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश लेक्स, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं, ये प्रमुख रचनाओं की हम चर्चा यहाँ किए हैं। एक चीज़ यहाँ मिस हो गया है, मैंने जैसा कहा था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज़। इसमें इन्होंने 1919 में ये प्रकाशित किया और इसमें अपने पहले के विचारों को प्रस्तुत किया, साथ में इसमें इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी को भी प्रस्तुत किया था। किसमें? डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, ये जो हार्टलैंड थ्योरी है इसी में क्या किया था, प्रकाशित किया था, और इसमें अपने पूर्ववर्ती विचारों को भी रखा था जो कि 1919 में आया था। इसके अलावा भी कई ज्योग्राफर हैं, मैं उनके नाम केवल बता दे रहा हूँ, एक बार आप हो सके तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं चाहता कि अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए। अभी हम लोग का एक दो अमेरिकन ज्योग्राफर के बारे में चर्चा करेंगे, कुमारी एलन सैम्पल हैं, और एक दो ज्योग्राफर उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चंस में ज्योग्राफिकल थॉट के। तो इसमें आपको बता दें कौन कौन हैं, गैडिस हैं और फ्लूअर हैं, और इसके अलावा हैं स्टाम्प, हैगेट, वुलरिज, ये सब प्रमुख आधुनिक ब्रिटिश भूगोलवेत्ताएं हैं। तो इनके बारे में एक बार हो सके तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनकी अगर कुछ पॉइंट अगर छूटते हैं उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सब क्या है, याद करने वाली चीज़ें हैं, और इसका मतलब कि आपको इसका टाइम ज़्यादा नहीं देना है, आपको इसे स्वयं से याद करना होगा। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। और एक बात जो मैंने अभी सागर नीति प्रसरण सिद्धांत की बात की है उसे एक बार आप संशोधन कर लीजिएगा, जो कि मैंने अभी बता दिया है क्या करना उसमें आपको। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको बता दूं अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, अलग से क्लास में आपका किसका कौन सा कमेंट है उसके बारे में बताया जाएगा। आपका ये कमेंट है, आपको ये रिप्लाई किया जाएगा, एक एक लोगों का वीडियो में ही कोशिश किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई किया जाए। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आपको क्लियर नहीं है, कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। किसी भी वीडियो में CUET की जो सीरीज़ हैं उसकी क्लास में, किसी भी क्लास में आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, नया कमेंट जो रहेगा उसकी रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।